हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रवनीत और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है। अब समय आ गया है कि समझें कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। इम्पॉर्टेंस के हिसाब से हम एनवायरनमेंट से शुरुआत करेंगे। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन सिर्फ स्टैटिक नॉलेज बेस्ड नहीं बल्कि करंट अफेयर्स और अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करते हैं। आपकी ईज़ के लिए मैंने एनवायरनमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम इसको कवर करेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ एंड एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 1, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अब इसके अंदर हम जो चीज़ें कवर करेंगे दैट विल बी द बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इकोसिस्टम जिसके अंदर हम उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। देन विल बी द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, the very important dimension pertaining to pollution which almost carries 2 to 3 questions every year. Environmental impact assessment, as you know, it is very important from the mains perspective of answer writing, and waste management, again a very important segment. So let's begin with the very first chapter, that is environment and ecology. In this chapter हम सारे के सारे important जो concepts हैं उसके ऊपर emphasize करेंगे so that our fundamentals they are built effectively. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि environment क्या है। द वर्ड एनवायरनमेंट जो है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड दैट इज़ एनवायरन, मीनिंग जो चीज़ें हमें सराउंड करती हैं, रेफरिंग टू जितना भी एक्सटर्नल कंडीशंस जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि आपको सन जो है वो इम्पैक्ट करता है, वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, सो ऑल दोज थिंग्स दे कंप्राइज द एनवायरनमेंट। इट इज़ द सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आती हैं जो इफ़ेक्ट और इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ को और जो ह्यूमंस वहाँ पर रह रहे हैं। It is also defined as the interaction between living things, that is microorganisms, humans and other living creatures, and non-living things जैसे कि air, water, land हो गया, और interaction among non-living things and living things। ठीक है, तो हमने 3 definitions जो हैं वो environment की study की हैं to understand what does our environment comprise। Now let's study the components of environment. It is biotic components and abiotic components. ठीक है, जैसे कि नेम ही सजेस्ट कर रहे हैं, बायोटिक components ऐसे components होते हैं जो लिविंग होते हैं नेचर में, एंड abiotic components ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी इसका डेफिनेशंस, इसके एग्जांपल्स, ताकि आपका एक कोरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है वो बिल्ड हो। जितना आप विजुअलाइज करोगे चीज़ों को उतने अच्छे से आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। ओके, सो बायोटिक कंपोनेंट्स का डेफिनेशन क्या है? ये वो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के जो इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स। अब आप देखिए किसी भी एनिमल को जीने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि वो एनिमल किस टाइप का फूड खाता है तो उसका डिपेंडेंस प्लांट्स के ऊपर भी हो सकता है या फिर एनिमल्स के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम कार्निवोर्स बोलते हैं और प्लांट्स जो खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। इसका प्रॉपर जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है वो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में करेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इसको हम बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स। उसके बाद आ जाता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये नॉन लिविंग या फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जैसे कि किसी भी एनिमल को या प्लांट को जीवित रहने के लिए सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी को कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, पीएच हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, नाउ एक हमने पढ़ लिया एनवायरनमेंट, अब हम देखेंगे इकोलॉजी और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो लेट्स सी इकोलॉजी क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म अमंग देमसेल्व्स एंड बिटवीन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। वो एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो उस रिलेशनशिप को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। अब जो इकोलॉजी का टर्म है उसको कॉइन किया था एक जर्मन जोलॉजिस्ट ने, अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर। ओके, अब इम्पॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी का? ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन पीपल और जो नेचर है और वाइटल है फूड प्रोडक्शन के लिए।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजिकल इश्यूज, ये हेल्प करता है सोसाइटी को ताकि वो मीट कर सके जो बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं, लाइक फूड, शेल्टर, हेल्थ एट्सेट्रा। लाइक किस टाइप के एनवायरनमेंट में किस टाइप की चीज़ें हम ग्रो कर सकते हैं, किन स्पीशीज़ की आपस में इंटरडिपेंडेंस है। ठीक है, तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोलॉजी. It protects biodiversity by studying and safeguards the variety of life on earth. ठीक है, हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं जब तक हम किसी भी स्पीशीज़ का, उसका रहने का, उसके हैबिटेट के वो नहीं समझेंगे तो हम उसको बचा नहीं सकते. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और जब हम ये रिलेशनशिप समझते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ अ स्टडी, जो हम इकोलॉजी करते हैं, तो हम एक बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन कर पाते हैं. हम प्रमोट कर पाते हैं सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी जो हैं वो इफ़ेक्टिवली जी पाएँ आगे जाके. ठीक है, तो अगर हम आज की डेट में वाटर का, एयर पोल्यूशन का ध्यान रखेंगे या फिर इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज़ करेंगे तो हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी इफ़ेक्टिवली अपनी लाइफ्स को जी पाएंगी. ठीक है, नाउ सी व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोलॉजी. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम रिलेशनशिप समझ पाते हैं ना. क्योंकि अभी हमने देखा कि इकोलॉजी क्या है, रिलेशनशिप समझना है कि एक स्पीशीज़ जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ किस तरीके से अपना रिलेशन बिल्ड करती है और साइमल्टेनियसली अपने एनवायरनमेंट के साथ भी. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ लेवल्स के अंदर उसको डिवाइड किया है. तो हम सबसे छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंडिविजुअल. उसके बाद देखेंगे कि उसका पॉपुलेशन वो क्या होता है, कम्युनिटी कैसे बनती है, इकोसिस्टम क्या होता है और बायोस्फीयर क्या है. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर्मेट जो मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया है. बट एज आई टोल्ड यू, विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है. अब ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एक इंडिविजुअल जो सबसे लोएस्ट लेवल पे है और सबसे सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजी के अंदर. तो हम एक इंडिविजुअल से देखेंगे. ठीक है, जैसे इस केस में हमने एक फ़िश ले ली. ठीक है, तो हम एक फ़िश को ऑर्गेनिज्म की तरह देख रहे हैं. ठीक है, ये इसके अंदर यूनिसेलुलर भी आ सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी आ सकते हैं. यूनिसेलुलर में जैसे आपका अमीबा आ जाएगा. ठीक है, तो जिनमें सिर्फ एक सिंगल सेल से वो बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर जिनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमने फिश देख ली. ठीक है, दैट डिपेंड ऑन ईच अदर एंड कैरीज आउट वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ थ्रू ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट फंक्शंस. ठीक है, जैसे कि प्लांट, इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड एट्सेट्रा. ये क्या हो गए, इंडिविजुअल्स हो गए. नाउ लेट्स सी द सेकेंड कॉम्पोनेंट, दैट इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज ऑट इकोलॉजी. It deals with the study of an individual species of organism and उसका पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब कि स्टडी करना है किसका, एक इंडिविजुअल स्पीशी ऑर्गेनिज्म की और उसके पॉपुलेशन के बीच की स्टडी देखनी है हमने. इकोलॉजिस्ट इसको स्टडी करते हैं ताकि वो बिहेवियर और अडेप्टेशंस देख सकें एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस एट एवरी स्टेज ऑफ दैट इंडिविजुअल लाइफ साइकिल. कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी हर स्टेज पे जाके एनवायरमेंट के साथ और अपने जैसी और स्पीशीज़ के साथ कैसे एडजस्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी. जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था फिश का. ठीक है, तो फिश जो है वो अपने एनवायरनमेंट, दैट इज़ वाटर, जो लाइट वो रिसीव करती है. ठीक है, अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पीएच जो है वो कितना रहता है, तो इस तरीके के एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दैट इज़ एबायोटिक फैक्टर्स के साथ वो कैसे रिलेट करती है और साइमल्टेनियसली अपने जैसी और फिशेस के साथ कैसे रिलेट करती है, कैसा रिलेशनशिप बिल्ड करती है. तो ऐसी स्टडी को हम बोलते हैं ऑट इकोलॉजी. कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है या इंडिविजुअल एक स्पीशी का, वो अपनी पॉपुलेशन के साथ कैसे बिहेव करता है और अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे बिहेव करता है. उसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी. जो सेकंड स्टेप था हमारा, पॉपुलेशन क्या बताता है हमें, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स of the same species that live in a particular geographical area at the same time with the capability to interbreed. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कितने ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो सेम स्पीशीज़ के हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जोग्राफिकल एरिया में एक ही समय पे. ठीक है, और जो आपस में इंटरब्रीड, दैट इज़ दे कैन रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस मोर स्पीशीज़ लाइक देम. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन. ठीक है, अब जैसे इसमें हम वही सेम एग्जांपल लेके चलेंगे, दैट इज़ फ़िश. ठीक है, अब जो एक फ़िश है वो किस तरीके से अपनी बाकी फ़िशेस के साथ, ठीक है, कि कितनी फ़िशेस जो हैं वो
एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया हमने ले लिया एक पॉन्ड को, ठीक है, उसमें रहती हैं एट द सेम टाइम और आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, तो वो हमें क्या बताएगा, पॉपुलेशन। जैसे कि हम ह्यूमंस के केस में आपको पता है, आप जिस भी एरिया में रहते हो तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह हम देखते हैं कि कितने लोग एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, ठीक है, तो वो हमें देता है कॉन्सेप्ट अगला, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन अ स्पीशीज इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में कितनी स्पीशीज़ रहती हैं उसको हम बोलते हैं population density. Increase of population in an area is mainly due to या तो उस एरिया में कोई आएंगे, माइग्रेट करेंगे, या वहाँ पर जो है बर्थ रेट इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं या ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी पॉपुलेशन हम बोलेंगे कि बढ़ गई। अगर उसकी उस एरिया की पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे या तो डेथ ज़्यादा हो रही है या फिर वहाँ से वो लोग ई माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ वहाँ से बाहर की तरफ को जा रहे हैं। तो देन इन केस जो पॉपुलेशन है वो रिड्यूस कर जाता है, अगर वो अंदर आ रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज़ इन वन एरिया लीड्स टू अनस्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उस एरिया में अनस्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे कि अगर हम हमारा एग्जाम्पल ले लें, अगर एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाउसेस हो जाएगा, बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगी, तो सैनिटेशन जैसी फैसिलिटीज़ हो गई, फूड जैसी फैसिलिटीज़ हो गई, उनके ऊपर स्ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो उतने ही हैं बट उनको यूज़ करने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि वो एरिया जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसी तरीके से एनिमल्स के साथ भी है, अगर एक सर्टेन पैच है, ठीक है, उसके अंदर मान लीजिए 100 प्लांट्स हैं, ठीक है, और इनके ऊपर प्रॉपरली 50 एनिमल्स फीड कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज़ हर एनिमल के पास 2 प्लांट है। पर अब अगर मान लीजिए इंटरब्रीडिंग बढ़ गया या बाहर से कुछ एनिमल्स आ गए और यहाँ पर पॉपुलेशन हो गया 70, पर हर के पास तो 2 ही प्लांट था, तो यहाँ पर या तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, या फिर वो कुछ लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो खुद ब खुद मर जाएंगे। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज कम्युनिटी। इट इज़ अ कलेक्शन of interacting group of same और different species in a specific geographical area। हमने पिछले वाले पॉपुलेशन में क्या पढ़ा था कि सेम ही स्पीशीज़ कितनी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहती हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। बट कम्युनिटी में क्या है, इंटरैक्टिंग ग्रुप ऑफ सेम या फिर डिफरेंट स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। अब जैसे वहाँ पर हमने देखा कि फ़िश थी, ठीक है, अब फ़िश थी तो फ़िश के साथ और बाकी सारी फ़िशेस की अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो ये हो गया उसका पॉपुलेशन। बट कम्युनिटी में क्या है कि अगर वहाँ पे मान लीजिए कुछ और ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जैसे कि वहाँ पर नीचे के कुछ मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए जो छोटा छोटा खाना जो फ़िश खाती है, या फिर मतलब उसके साथ की कोई और बड़ी मछली, ठीक है, वो हो सकती है, सी हॉर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी और जो उसके एनवायरनमेंट में रह सकता है, ठीक है, कलेक्शन और वो इंटरैक्टिंग ग्रुप्स का सेम या डिफरेंट स्पीशीज़ की इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया, एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। जैसे आप यहाँ पे देखिए, इंडिविजुअल है तो एक फ्रॉग है, पॉपुलेशन है तो बहुत सारे फ्रॉग्स है, बट कम्युनिटी है तो वहाँ पे फ्रॉग भी है, वहाँ पे प्लांट भी है, वहाँ पर अर्थवॉर्म भी है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं। तो जब बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज़ एक ही जोग्राफिकल एरिया में रहती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। जैसे कि सी वाटर कम्युनिटी, उसमें फिशेस भी रहती हैं, क्रोकोडाइल भी होते हैं, क्रैब्स भी होते हैं, वर्म्स भी होते हैं और लिविंग क्रिएचर्स भी होते हैं, प्लांट कम्युनिटी भी होती है, ठीक है। एक जैसे हमने पीछे ऑट इकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे सिन इकोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कम्युनिटीज़, देयर कॉम्पोजिशन, देयर बिहेवियर एंड रिलेशन विद द एनवायरनमेंट। वहाँ पर हमने क्या देखा था, हम पीछे जाके देखें तो हमने क्या देखा था कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर वो अपनी स्पीशीज़ की तरफ और कैसे अडेप्ट करता है अपनी एनवायरनमेंट के साथ, तो उसको हमने बोला ऑट इकोलॉजी। बट सिन इकोलॉजी जो है वो कम्युनिटीज़ के बीच का बिहेवियर रिलेशनशिप जो है उसको देखती है। तो अगर आपको कभी आ जाए कि व्हाट इज़ ऑट इकोलॉजी और व्हाट इज़ सिन इकोलॉजी, तो रिमेंबर ये इंडिविजुअल के साथ एसोसिएटेड है और ये कम्युनिटी के साथ एसोसिएटेड है,
ठीक है। तो इकोलॉजी ऑफ कम्युनिटीज़ भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं another very important stage, that is ecosystem. अब इकोसिस्टम को डिफाइन किया जाता है एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड अपनी सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो हम उस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। अब जैसे अगर आप यहाँ पे इस फोटो में देख रहे होगे तो यहाँ से एक नदी जा रही है, इसके आसपास एक बहुत ही हैवी और डेंस फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी तक हम छोटा छोटा एस्पेक्ट, एक कम्युनिटी, एक छोटे से एरिया को लेके चल रहे थे, पर अगर अब हम एक ब्रॉडर एरिया में देखें और उसमें हम समझें कि जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, अब यहाँ पर पक्षी भी हैं, बड़े जानवर भी हैं, बिल्कुल छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी हैं, ठीक है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो ये आपस में कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और साथ में अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम, ठीक है। अब ये इकोसिस्टम दो तरीके का हो सकता है। एक तो जो ज़मीन वाला इकोसिस्टम हो गया, दैट इज़ टेरेस्ट्रियल, दैट इज़ ग्रासलैंड, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो सकते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, इसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सब्सिक्वेंट सेशंस के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए हम एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशंस देख रहे हैं। सेकेंड टाइप इज़ एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर आप ये नीचे फोटो देख सकते हो, अब इसमें सी आ गया, रिवर्स आ गया, एस्चुरीज आ गए, लेक्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए। हर किसी के अंदर अलग अलग जानवर, अलग अलग एनवायरनमेंट्स हैं और ये जानवर अपने अपने एनवायरनमेंट के अंदर एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, दैट विल कम अंडर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। और जो लैंड के ऊपर करेंगे वो आ जाएंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब इससे भी बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया बायोस्फीयर। इट इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल द लिविंग फॉर्म ऑफ लाइफ जो हैं वे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। अब क्या है, ये वो जोन है जहाँ पर सारी चीज़ों का मेल होता है। देखिए, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, इकोस्फीयर आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर इकोलॉजी जो है वो स्टडी करती है इंटरैक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज़ बायोटिक कंपोनेंट्स, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑन द ग्लोबल स्केल। हमने इकोलॉजी में क्या पढ़ा था कि जब बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। बट जब वो हम उसको ग्लोबल स्केल पे, आप पूरे अर्थ के स्केल पे उसको देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। तभी मैंने बोला एटमॉस्फेयर दैट इज़ हवा वाला, हाइड्रोस्फीयर दैट इज़ पानी वाला एस्पेक्ट, लिथोस्फीयर मतलब सॉइल वाला, इकोस्फीयर दैट इज़ योर फॉरेस्टेड वाला, ठीक है। तो जब ये सब आपस में मिलके इंटरैक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर। अब ये लार्ज स्केल इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझते हैं, एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग कैसे चल रही है, क्लाइमेट कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, और इंटरकनेक्टिविटी जो इकोसिस्टम्स की है अक्रॉस दी ग्लोब, ठीक है। हम उस चीज़ को देखते हैं इसके अंदर, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो पोलर आइस मेल्टिंग के ऊपर कैसे इम्पैक्ट डाल रही है, आर्टिक इकोसिस्टम्स और सी लेवल्स पे किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो पहले हमने बड़े छोटे लेवल पे देखा कि दो चार चीज़ों को लेके देखा कि वो कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं, बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसकी बड़ी रिपरकशंस जो कि आज के लिए ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गई हैं। तो बायोस्फीयर जो है वो किस तरीके से, हम अगर उसको समझ पाएंगे तभी उस थ्रेट को समझ पाएंगे और तभी उसका समाधान भी निकाल पाएंगे। क्लियर? तो ये सब हमारा क्या हो गया, बायोस्फीयर। अगर आप इसको भी एक 3D इमेज के थ्रू या रियल लाइफ इमेज के थ्रू भी देखो तो ये क्या है, जहाँ पर पानी हो गया, आकाश हो गया, धरती होगी, ये सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा फोकस है ना यूपीएससी का कि वो आपका बेस लेवल ऑफ फंडामेंटल्स चेक करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल निशे, ठीक है। अब इकोलॉजिकल निशे क्या होता है, रोल या पोजीशन जो एक स्पीशी की होती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रोफेशन किसी स्पीशी का, ठीक है। तो वो जैसे कि अभी यहाँ पे आप एंट देख रहे हो,
ठीक है। तो इसका काम क्या है कि सॉइल को ऊपर नीचे करती रहती है, तो ये उसका रोल है। तो जो रोल है उसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे, ठीक है। इट इंक्लूड्स हाउ इट ऑब्टेन्स रिसोर्सेज, इंटरैक्ट विद अदर ऑर्गेनिजम्स और रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस को, ठीक है। मतलब एक स्पीशी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीती है और कैसे कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज़ क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे। इट डज़ नॉट ओनली इंक्लूड एरिया और प्लेस जहाँ पे स्पीशी रहती है, बट ऑल्सो कि वो वहाँ पर क्या फंक्शन जो है उसको प्ले करती है उस इकोसिस्टम में, ठीक है। अगर तो हम उसके रहने की चीज़ को देखेंगे तो हम उसको बोलेंगे हैबिटेट, बट उस हैबिटेट के अंदर वो क्या रोल, क्या प्रोफेशन लेके चल रही है, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल निश, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आपको किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए आप बड़े ईजिली उसको सॉल्व कर पाओगे। It includes the different ways of adaptation, interaction, survival of the species and their eating habits और वो relationship जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ करता है, ठीक है। तो एक बड़ा हॉलिस्टिक सा रोल जो एक स्पीशी का होता है अपने इकोसिस्टम के अंदर, उसको हम बोलते हैं उसका इकोलॉजिकल निशे, ठीक है। इट मस्ट बी नोटेड दैट नो टू स्पीशीज हैव सेम निशे, सो इट इज़ यूनिक फॉर वन स्पीशी ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर जो चींटियों का रोल है, ठीक है, वो उन्हीं का ही है, ठीक है, वो वही परफॉर्म करेंगी वहाँ पर, ठीक है, वो कोई और परफॉर्म नहीं करता है। तो इसलिए जो निशे है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, बट एक ही जगह पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग रोल परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे आप अपनी फैमिली देख लीजिए, ठीक है, अब उसमें आपके फादर का, आपके मदर का, आपका, आपके सिबलिंग्स का या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के अलग अलग रोल्स हैं जो वही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उनका इकोलॉजिकल निशे। बट आप सब एक ही घर में रहते हैं तो दैट इज़ योर हैबिटेट, जहाँ पर आप रहते हैं दैट इज़ योर रेजिडेंस, ठीक है। तो इकोलॉजिकल निशे जो है वो हेल्प करता है इन द कंजर्वेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि हमें उसका रोल पता होगा तो हम उसको बचा पाएंगे। अब आ जाता है अगला हैबिटेट। तो इसका मतलब है कि जो निशे है वो एक रोल डिफाइनमेंट है और वो एक हैबिटेट के अंदर हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि वो उसका सुपर सेट है कि सबसेट है, तो रिमेंबर निशे जो है वो एक हैबिटेट के अंदर परफॉर्म किया जाता है, तो वो उसका सबसेट हुआ, ठीक है। इट इज़ द रेजिडेंशियल प्लेस जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है और वो इंटरैक्ट करता है विद अदर फैक्टर्स, इसीलिए इसको सुपर सेट ऑफ निशे भी बोला जाता है। सुपर सेट हो गया ना ये इसका, बट निशे इसका सबसेट हो गया। द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी अफेक्टेड ड्यू टू रेनफॉल, टेम्परेचर एट्सेट्रा। अब आप देखिए, अब पीछे जब फ्लड्स आए थे तो बहुत सारे लोग जो अपने घर में रह रहे थे, तो जब फ्लड्स आए, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो उनके घर जो है वो बह गए, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम छोटे ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे देखें तो उनको इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इट मस्ट बी नोटेड दैट हैबिटेट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू वन स्पीशी। जैसे कि निशे एक स्पीशी के लिए स्पेसिफिक होता है, बट एक ही हैबिटेट में, अब जैसे अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे कोरल्स भी हैं, यहाँ पर शेल बेस्ड एनिमल्स भी हैं, फिशेस भी हैं, बड़ी फिश, छोटी फिश, सब हैं, बट ये सबका हैबिटेट है, बट हर किसी का अपना अपना एक डिफाइंड रोल है यहाँ पर जो वही कर सकता है, तो वो उसका निशे हुआ, ठीक है। It means it is a place for different organisms to live in, like forest is a habitat for many different animals, plants and other living organisms के लिए, ठीक है। अब समझते हैं डिफरेंस, ठीक है। हमने वैसे डिफरेंस समझ लिया है, बट एक बार अगर पेपर में लिखने में आ जाए या फिर मतलब एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाए तो हम उसको ज़्यादा बेटर वे में सेग्रीगेट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं डेफिनेशन। रोल या फंक्शन जो एक ऑर्गेनिज्म का अभी बताया आपको, बट अगर हम उसका रेजिडेंस या उसका एड्रेस की बात करते हैं, ठीक है, उसके एड्रेस की बात करते हैं जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो वो क्या हो गया, हैबिटेट, ठीक है। फोकस क्या है, इंटरैक्शन एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या है, वो रहता कहाँ पर है, उसका फिजिकल स्पेस क्या है, ठीक है। ये तो हो गया ना वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब जैसे हो गया कि एक बी का, ठीक है, एक मधुमक्खी का रोल पॉलिनेशन में क्या है, ये हो गया उसका इकोलॉजिकल निशे। बट एक बी जो है वो नेस्ट में रहती है इन अ फ्लावर गार्डन, ये उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। कंपोनेंट्स में क्या आ गया, फूड, प्रेडेशन, सिम्बायोटिक रिलेशंस, दैट इज ऑल द इंटरैक्शंस दैट
he or she develops. It includes climate, soil and shelter. Habitat में ये सब चीज़ें आ जाती हैं. Scope describes how an organism fits into the ecosystem. अब ये describe करता है organism का specific location. Changes, ये change हो सकता है depending upon the environmental या फिर evolutionary changes के हिसाब से. ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है. ठीक है, अब जिस सिचुएशन में वो पहले रहता था वो सिचुएशंस जो है वो बदल रही हैं जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसी अकॉर्डिंग वो भी अपने आप को उसी के साथ एडजस्ट करता है. ठीक है, मे रिमेन कॉन्स्टेंट अनलेस अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब तक उसको इफेक्ट नहीं करते. क्योंकि अगर कोई हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा तो उसका एड्रेस ही ख़त्म हो जाएगा ना. अगर अब बाढ़ आई है तो घर बह गया है तो वो वहाँ पर नहीं है. ठीक है, अब देखते हैं एक ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ द 3 कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड. ठीक है, दैट इज इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. It is the study of relationships of living organisms to one another and to their physical environment. हमने पहले ही पढ़ा relationship. ठीक है, अब environment क्या है? It is the surrounding where the organism lives in. वो कहाँ पर रहता है. इकोसिस्टम क्या है? इंटरैक्टिंग प्लेस ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, अब इसको दिया था अर्नेस्ट हैक्कल ने, इसको दिया था कार्टलाइल ने. ठीक है, और इसको दिया था जी टेंसले या सर आर्थर जी टेंसले ने कॉइन किया था 1935 के अंदर. ठीक है, it provides the scientific study of interaction between organisms in an environment or among the organisms. It provides the किस कंडीशन में वो रहता है. ठीक है, और ये प्रोवाइड करता है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स इंटरैक्ट करने वाले कौन कौन से हैं. इकोलॉजी सेम रहती है एज दिस इज़ द ओवरऑल साइंस ऑफ इंटरैक्शन. ठीक है ना, अब जिसका जो रिलेशनशिप है, अब अगर फ्रॉग को इंसेक्ट खाना है तो उसका रिलेशनशिप या रोल वही रहेगा. ठीक है, या बी का काम है पॉलिनेट करना तो कोई और नहीं आके पॉलिनेट कर देगा उसको. ठीक है, उसका रोल वही रहेगा. एनवायरमेंटल चेंजेस व्हेन वन ऑर्गेनिज्म मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है, आप अगर मान लीजिए आप पहले हिमाचल में रह रहे हैं बट आप दिल्ली में मूव कर गए हैं तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा. इकोसिस्टम कैन नॉट चेंज व्हेन ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर भी जो इंटरेक्शन है आपको तो करना तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ ही है. ठीक है, इट कंप्राइजेज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. इसमें सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे. एंड इट कंप्राइजेज बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो इसके अंदर आती हैं. ओके, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लेक्चर्स. स्टे ट्यून्ड.